हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आम्ल क्षार एवं लवण का पूरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ पूरा चैप्टर। देखिए, जैसा कि हमने पहला चैप्टर आप लोगों के लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का पहला चैप्टर लेकर आ चुके थे। और उस चैप्टर में हमने क्या किया था, जितना भी हमारे चैप्टर में था रासायनिक अभिक्रिया और प्रकार में जितना पढ़ना था पूरा शॉर्ट नोट के था, हम पूरा चैप्टर आपको दिखा दिए थे। उसी सीरीज में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही मैराथन में पूरा हम देख लेंगे कितने अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पूरा। यानी देखिए, हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए, सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। यानी इसमें क्या देखना है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसमें है हमको अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। तो यही हमारा क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने देख लिया था, इसमें हमको देखिए इस चैप्टर पहले हम पूरा देखेंगे बाकायदा क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमको पढ़ना अम्ल क्षार और लवण में है अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण। उसके बाद ऊपर देखें तो स्वाद में खट्टा, ठीक, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में प्लस आयन देते हैं, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करना। यानी सब अम्ल के हैं। ठीक, उधर से बात करें तो स्वाद में कड़वा, क्षार के बारे में देख सकते हैं, क्षार के बारे में देख सकते हैं। जो क्षार है, ये क्षार का स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में OH प्लस आयन देते हैं। तो ये रहने वाले हैं अम्ल क्षार के बारे में। उसके बाद बात करें धातु के साथ अपक्रिया करके H2 निष्कासित करता है, धातु कार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके CO2 निष्कासित करता है, कुछ धातु ऑक्सीसाइड के अम्ल के साथ अपक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक, ये सब दी गई जो परिभाषाएं ये अम्ल के बारे में। ठीक, इधर वाली अम्ल है, इधर क्षार के बारे में बताए गए हैं कि क्षार जो होते हैं धातु के साथ अपक्रिया कर H2 मुक्त करता है, क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कर लवण बनाता है। अम्ल क्षार एवं लवण पीएच स्केल आधार पर वर्गीकरण है और पीएच स्केल विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता। ठीक, तो ये सारे परिभाषा रहने वाले हैं। इतना आपका टॉपिक है, इतना पढ़ना है। उसके बाद बात करें अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अम्ल की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो अम्ल की जो उत्पत्ति होती है ये कहाँ से हुई है। ये अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा या फिर पढ़े होंगे। देखिए, एसिड, एसिड अम्ल की अंग्रेजी होती है एसिड। ठीक, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। ये जो अम्ल एसिड शब्द आया, ये कहाँ से आया? लैटिन भाषा के एसिडस से आया है। इसका स्वाद कैसा होता है, आप स्वाद के बारे में देखेंगे तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और इनके लिए उदाहरण क्या है? नींबू है और संतरा है, इमली है, सब इसके एग्जाम्पल हैं अम्ल के। उसके बाद बात करें ये लिटमस पेपर के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो लिटमस पेपर के साथ इसका व्यवहार देखेंगे तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बात करें विलायक क्षमता, इसकी विलायक क्षमता, ये कितना विलायक है, यानी कितना ये विलयन में घुल सकता है। सॉरी, यानी विलायक क्षमता यानी कितना इसमें विलय घोला जा सकता है, सॉरी, है ना। तो इसमें विलायक का मतलब किसमें किसमें घोला जा सकता है। तो इसकी विलायक क्षमता क्या होती है? अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं, यानी ये जलीय विलयन में क्या होता है? H प्लस आयन देते हैं। तो ये सारी बात हम कर सकते हैं अम्ल के बारे में। उसके बाद बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल रहने वाले हाइड्रोक्लोरिकम। अनेक उद्योगों में बॉयलर के को अंदर से साफ करने और सिंक व सैनिटरी को साफ करने के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करते हैं? उद्योगों के रूप में करते हैं। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके एग्जाम्पल है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? सेल, कार, बैटरी उद्योगों आदि काम में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग भी करते हैं। नाइट्रिक अम्ल है HNO3 उर्वरक बनाने में, सोने को गहने में साफ करने में, यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या करते हैं? सोने गहनों को। एसिटिक अम्ल है सिरके और खाद्य पदार्थों में अचार संचरित करने में भी करते हैं। लकड़ी के फर्नीचर आज साफ करने में काम किया जाता है। तो यानी आपके इसके उपयोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं इस नोट्स में, इस जितना प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा एक महा मैराथन है। ठीक है, पूरा एकदम तैयार कर डालिए, पूरा इसी में से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद बात करें क्षार के बारे में। क्षार के बारे में बात करेंगे तो क्षार क्या है? क्षार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अब देखिए, अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर ये अम्ल क्षार एवं लवण, यानी अम्ल के बारे में पढ़ना, क्षार के बारे में पढ़ना और लवण के बारे में पढ़ना। पूरा चैप्टर ये क्लास 10th का है। उसके बाद करें क्षार के बारे में, तो क्षार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्षार शब्द की उत्पत्ति एल्कली शब्द से हुई है। एल्कली,
ध्यान से रखिएगा, क्षार शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है? एल्कली शब्द से, जिसका अर्थ है पौधे की राख। एल्कली शब्द का क्या अर्थ है? पौधे की राख, यानी एल्कली शब्द से क्षार की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख, यानी किसी पौधे की राख है। ठीक, इसका स्वाद कैसा होता है भैया? स्वाद के बारे में बात करेंगे। यह स्वाद में कड़वा होता है, उदाहरण जैसे नीम और बेकिंग सोडा। आप लोग बेकिंग सोडा को चखा होगा, या फिर नीम को, आप लोग नीम तो जानते होंगे, नीम की पत्ती को चखे होंगे, ठीक, या फिर नीम के दतून करते होंगे, तो आप लोगों नीम का स्वाद जानते हो। उसी तरह बिल्कुल होता है हमारे क्षार का स्वाद। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है और जो फिर निरमा पाउडर, उसको चख के देखिए कैसे, मतलब अजीब तरह का उसका रहता है स्वाद ना। ठीक, वही है। ये लिटमस पेपर के प्रति इसका व्यवहार कैसा रहता है? लिटमस पत्र के सहित, तो ये क्या होता है? क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये स्पर्श इसमें साबुन जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? साबुन जैसा व्यवहार करते हैं। जो हमारा साबुन, निरमा पाउडर, ये भी एक प्रकार का क्षार ही होता है। बात करें इसकी विलायक क्षमता, यानी कि इसमें कितना विलय घोला जा सकता है, कैसे घोला? क्षार की विलायक क्षमता निम्न होती है, यानी क्षार में जो होता है, यानी विलय को कम मात्रा में घोला जा सकता है। इनकी जो विलायक क्षमता होती है कम होती है। जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक, तो ये बात रहने। और इसके बाद क्षार एल्कली, जिसे क्षार को क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। क्षार को क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति, यानी जल में जो घुलनशील क्षारक है इसे ही क्षार कहते हैं। अब क्षार को देख लेते हैं, क्षार के कितने एग्जाम्पल रहने वाले, क्षार कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्षार है, प्रबल क्षारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक के रूप में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH खाद का और उर्वरक में ये भी है अमोनियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे अम्ल और क्षार में अंतर, यानी अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर रहने वाले हैं। तो अंतर के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला अंतर अम्ल क्षार। तो जो अम्ल होता है, ये अम्ल के प्राय अभी हमने पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इनके स्वाद के प्रति एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इनका भी देख सकते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। एक हो गया अंतर। दूसरा अंतर हमने पढ़ा है अम्ल के बारे में कि अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और जो क्षार होते हैं ये OH- आयन देते हैं। तो यानी अम्ल कैसे होते हैं? H+ आयन देते हैं, और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद बात करें अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा, और इसके एग्जाम्पल अभी हमने सब पढ़ रखे हैं पीछे, हमने देखा ना, वही में से अंतर लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है? उदाहरण दे रखा है, यानी क्षार के अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े, अम्ल के एग्जाम्पल पढ़े। तो अम्ल के एग्जाम्पल रहने वाले HCl H2SO4 HNO3 और CH3COOH, ये अम्ल के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि क्षार के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो अभी हमने क्षार के भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। यानी क्षार के एग्जाम्पल रहने वाले हैं, यानी OH KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये CaOH। उसके बाद करें NH4OH, ये सारे अम्ल और क्षार के अंतर रहने वाले। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो इसमें है सूचक, इंडिकेटर जिसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वाहन में इंडिकेटर लगा रहता है ना, तो इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। और सूचक किसे कहते हैं? जो हमें सूचना करें, इंडिकेट करें, यानी वही क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचना देने वाला ही कहलाता है सूचक। तो सूचक का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देने वाला, जैसा अभी हमने बताया ना। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। सूचक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो इंडिकेटर पाए जाते हैं, सूचक पाए जाते हैं, वो मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। या तो सूचक क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, या तो फिर सूचक क्या होते हैं? कृत्रिम, यानी वो बनाए जाते हैं मनुष्य द्वारा। तो अब बात करेंगे सूचक के बारे में। सूचक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सूचक में हम बात करेंगे, देखिए, हाँ, सूचक के प्रकार। तो प्राकृतिक सूचक में क्या होता है? लिटमस पत्र, आप लोगों ने देखा होगा, लिटमस पेपर जिसे कहते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक, एक लाल पत्ता गोभी, हल्दी, 3 सूचक ऐसे हैं जो प्राकृतिक यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी आपके प्राकृतिक सूचक हैं। उसके बाद बात करें कैसे परिवर्तन करते हैं, अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे इसी सेशन में। तो लिटमस पत्र क्या होता है? अम्ल के साथ कैसा होता है? लिटमस पेपर लाल होता है, और ये जो इसको लिटमस पेपर ये नीला कर देता है। यानी लिटमस क्या होता है? अम्ल को क्या करता है? लाल से नीला कर देता है। ठीक,
और उसके बाद क्या होता है, पत्ता गोभी क्या करता है, लाल से हरा कर देता है। और इसमें क्या होता है, हल्दी में अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, क्षार के साथ जो लिटमस पेपर होता है कैसा होता है, नीला होता है। क्षार के साथ कैसा होता है, अगर क्षार में हम लिटमस पेपर कर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, नीला आ जाता है, यानी लाल से नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सॉरी देख लीजिए इसमें इसके जो सारडी आपका बने हैं, जो आपका सारडी बना है, सारडी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आप लोग सारडी ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें देखो सूचक के नाम दे रखे हैं, रंगगत परिवर्तन अम्ल के साथ। अम्ल के साथ कैसा परिवर्तन होता है, यानी लिटमस पत्र जो होता है आपका वो अम्ल के साथ लाल रंग का होता है, यानी लाल रंग में। जैसे हम चलाएंगे तो लिटमस पेपर लाल कर देता है हम लोग के साथ, और लाल गोभी पत्ता क्या होता है, लाल हो जाता है। और हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता अम्ल के साथ, यानी हल्दी को अगर अम्ल से साथ क्रिया कराएंगे तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, क्षार के साथ क्या होता है, लिटमस पेपर लाल हो जाता है, नीला हो जाता है। अम्ल के पत्ता गोभी जो है हरा रंग का हो जाता है, और क्या होता है, हल्दी जो होता है लाल रंग का हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी प्रकार के कोई भी वैवाहिक या कोई भी समारोह होता है, कोई भी घर में पूजा पाठ या होता है, तो वहाँ पे जब शुभ काम के लिए जब हल्दी का टीका लगाना रहता है, तो वहाँ हल्दी को लाल रंग के करने के लिए हमारी घर में जो माताएं हैं वो क्या करती है, उसमें देखा होगा ध्यान से चूना थोड़ा मिला देती है, ठीक। तो वो यही प्रक्रिया है, उनको पहले से पता रहता है हमको लगता है, इसीलिए तो क्या होता है, वो चूना जो मिलती है तो इसके लिए क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है। और लाल रंग का कलर इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो चूना रहता है वो रहता है क्षार, और जो हल्दी रहता है, तो हल्दी आप जानते हैं हल्दी है, ठीक, एक सूचक रहता है। तो हम क्षार यानी चूने को हल्दी में डालते हैं तो चूने का कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, लाल रंग का। तो वही आपका एग्जाम्पल वहाँ से तैयार कर लीजिए। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कोई पूजा पाठ में जो घर में अगर किसी हल्दी से अगर टीका लगाना रहता है तो यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद करें कृत्रिम सूचक में क्या आता है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आता है। कृत्रिम सूचक में क्या आता है, मेथिल ऑरेंज। तो यानी अम्ल के साथ जो मेथिल ऑरेंज होता है ये लाल रंग का हो जाता है, और फिनोप्थिलीन के साथ इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन हो जाता है। और यही प्रक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो फिनोप्थिलीन मेथिल ऑरेंज के साथ इसका रंग पीला हो जाता है, और फिनोप्थिलीन के साथ इसका रंग गुलाबी हो जाता है। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। हर मुश्किल का हल होगा, आज रही तो कल होगा। दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। एक मोटिवेशनल के साथ हम आगे अपना सेशन शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, गंधीय सूचक में हम बात करें, गंधीय यानी गंध के माध्यम से कैसे पता चले कोई अम्ल है क्या क्षार है। तो प्याज का रस, हम प्याज के रस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। वेनिला का रस और लौंग का रस, यानी प्याज के रस में हम क्या देखते हैं, तीखी गंध आती है अम्ल के साथ, और समान गंध रहती है वेनिला के साथ, और समान गंध रहती है लौंग के साथ। इसमें कोई गंध नहीं आती, यानी क्षार के साथ गंध वाला सूचक कोई परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ रहे हैं अगले पृष्ठ पे। अगले पृष्ठ पे हम चलने वाले हैं। देख लीजिए पीछे कुछ छूटा है, ध्यान से देख लीजिए, छूटना नहीं चाहिए, बहुत है, ठीक है। ध्यान से जल्दी जल्दी देख लीजिए। लिटमस विलियन रंग, बैंगनी रंग का लिटमस जो होता है विलियन, इसका बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटिया समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है ये बैंगनी रंग का होता है रंजक। रंजक मतलब क्या होता है, रंजक मतलब रंगने वाला, ठीक। तो थैलेफाइटिया समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। संसूचक वे पदार्थ जो रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों को अम्लीय क्षारीय में व्यवहार करते हैं, संसूचक कहलाते हैं। यानी संसूचक क्या होता है, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना परिवर्तन कर दें, संसूचक कहलाते हैं। संसूचक के प्रकार, वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्य दो प्रकार के होते हैं। सामान्य इस प्रकार है, प्राकृतिक संसूचक, वे जो प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब संसूचक है। उसके बाद करें लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलेफाइटिया समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। यानी लिटमस पेपर का रंग साधारण देखें तो बैंगनी रंग का होता है, जब ना अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में नहीं, ऐसे ही देखें तो इसका पेपर कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला व लाल।
लिटमस पेपर कहता है दो रंगों का होता है, एक नीला रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। नीला एवं लाल अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग के कर देते हैं, और जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका विपरीत, ठीक, देख लीजिएगा। हल्दी क्या होता है? हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है। हाँ, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जब आप लोगों ने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है और इसे साबुन या क्षारीय प्रकार से धोते हैं तो उसे दाग के धब्बे को भूरा कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, सब्जी पे अगर कहीं देखा होगा कि दाग लग गया तो उसको जब धोने के लिए जाते हैं तो कपड़े पर, तो वो क्या होता है, भूरा रंग का हो जाता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षारक के साथ भूरा रंग भूरा और लाल हो जाता है। बात करें संश्लेषित रेत सूचक, वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु वे रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। इसका उपयोग अम्ल क्षारक की जांच के लिए होता है। गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है, यानी गंधीय सूचक का मतलब होता है जो गंध के माध्यम से बदल जाए, ठीक, तो देख लीजिएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं अगले प्रश्न में, तो अगले प्रश्न में हम चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न में देखिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, विलियन, मेथिल ऑरेंज, मिथाप्थलीन जैसे सूचकों का उपयोग विलियन के कोयल फिरक्ति को लगता है। देख लिया। अब बात करने वाले अम्ल क्षारों के जो होता है रासायनिक गुण। अब बात क्या करेंगे, अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण। तो अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस से निकलती है। खट्टे अम्लीय पदार्थ को बर्तन में नहीं रखे जाते। जो खट्टे अम्लीय पदार्थ होते हैं उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखते, जैसे पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखा जाता। यही कारण है कि हम पीतल के जो बर्तन होते हैं उसमें दही नहीं रखते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। अगर रखेंगे तो दही से क्रिया करने के पर विषैला लवण निर्माण होता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हम पीतल के बर्तन में और दही रखेंगे तो क्या होगा, एक विषैला लवण प्राप्त होगा और जो हमारे जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहने वाला है। अब यह धातु की अपक्रिया कैसे होती है, देखिए धातु की अपक्रिया, देखिए पूरा रेस्कन दे रखा, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। पॉप टेस्ट इसमें पूरा वही है, ठीक, पॉप टेस्ट निकलने वाली हाइड्रोजन गैस। अगले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण और जल देते हैं। यानी अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह क्या होता है, ये लवण और जल देते हैं, अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारों के साथ धातु ऑक्साइड अपक्रिया करने के लवण और जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका हम जब देखिए अम्ल का धातु के साथ ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही देखिए लवण और जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो देख लीजिए वही देखो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय का मतलब दोनों, और धर्मी यानी धर्म, दोनों धर्म को अपनाते हैं, यानी अम्लीय क्षारीय दोनों माध्यम को अपनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ZnO, BeO, Al2O3, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, तो इसको देखिए रिएक्शन परख नली द्वारा आपको सब दे रखा है, ठीक है। तो किसी का अम्ल को कराते हैं धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, देख लीजिए HCl + Na2CO3 ये सब रिएक्शन आपके दे रखे हैं, देख लीजिए। चूने के पानी का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड चूने को पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CH का सोल्ट है CO + CaCO3 + H2। उसके बाद बात करें CaCO3 विलयन में CO2, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है, समानता है पूरा। ये आपके ग्लूकोज को विलयन बल्ब नहीं जलता है, एल्कोहल में विलयन में बल्ब नहीं जलता है, हाइड्रोक्लोरिक निष्कर्ष निकल रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, वीडियो पॉज करके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हम आगे बढ़े, आपको दिखा दे रहे हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन अणुओं के मिलकर हाइड्रोजन आयन H+ हाइड्रोनियम और CO+ में दर्शाते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार वे जलीय विलयन जो अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। किसी क्षार को जल में मिलाने पर, ये क्षार की परिभाषा रहना है। विलयन में जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु कहते हैं। अगर विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे तनु कहते हैं, ठीक। यानी अगर विलयन एक तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा, समझ में आ रहा। तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। अगर तनु की बात की जाए तो क्या होता है, विलयन में अगर जल की मात्रा अधिक तभी तो पतला होगा, जल की मात्रा अधिक तो तनु, अगर जल की मात्रा कम है तो सांद्र। तनुकरण किसे कहते हैं, अम्लीय क्षार को जल में मिलाने पर आयनन की सांद्रता प्रतिक्रिया आयतन में कमी आ सकती है तो उसे तनुकरण कहते हैं। प्रबल अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी वे विलयन जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3। फिर बात करें दुर्बल अम्ल, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन कम मात्रा में देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है।
ऐसे विलयन जो जलीय मात्रा में H+ आयन कम मात्रा में दे तो उसे दुर्बल हम कर लेते हैं, जैसे CH3CO डबल OH H2CO3। प्रबल क्षार वे पदार्थ जो जलीय में OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे NaOH KOH। उसी तरह दुर्बल क्षार जो H+ आयन कम दे दुर्बल, ठीक है, ऐसे तैयार कर सकते हैं आप लोग। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ गया है, एक्वालाइजिया यानी अम्लराज, रॉयल वाटर। हाँ, 3 नाम है इसके भैया, ध्यान से देखिएगा, रॉयल वाटर, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। बात करें तो HCl के 3 अणु, HNO3 अणु, दोनों उपयोग क्या होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु मिलकर के एक्वारेजिया बनता है। और इसका उपयोग सोना एवं प्लेटिनियम जैसी महंगी धातुओं को गलाने में करते हैं, यानी प्लेटिनम और सोना जैसी जो महंगी धातुएं हैं इनको गलाने में हम करते हैं। ठीक, तो ये रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद बात करें अगले पृष्ठ में, तो अगले पृष्ठ में देखिए हमारा पूरा पाठ्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, इस सेशन में पूरे पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या होता है। जब एक परख नली को सोडियम क्लोराइड NaCl तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की परस्पर क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है। परख नली पर 2 प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं। सूक्ष्म लिटमस पेपर तले जाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और नीला लिटमस पेपर तले जाने पर उसका रंग परिवर्तित होता है। तो निष्कर्ष देख लीजिएगा, कैसे रिएक्शन अम्ल एवं क्षारक परस्पर अब कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके लवण एवं जल, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा इसको। अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, इसे ही उदासीनीकरण क्रिया कहलाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का रिएक्शन आ सकता है, यानी अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार की अपक्रिया करके क्या करते हैं, जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, यही अपक्रिया आपका उदासीनीकरण कहलाती है। तैयार कर लीजिए। अम्ल व क्षार एक दूसरे के समस्त गुणों को नष्ट कर देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। अम्ल प्लस क्षार प्लस लवण इज इक्वल टू प्लस जल, ये गिव्स आउट लवण प्लस जल या NaCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2। रोड डट डालिए इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। बात करें इसके बाद पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल निष्कासित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 0 से 17 तक अंक अंकित रहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को दुर्बलता के साथ साथ उसके मान की बताता है। एक प्रकार की सार्वत्रिक सूचक होता है। हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। किसी कोई भी विलयन हो, अगर विलयन है तो उसका उदासीन विलयन है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। और यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, या 7 से होने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो अम्ल की शक्ति भी बढ़ती है। यानी देखा कि किसी मान के 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, अगर 7 से होने पर उसकी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ जाती। अगर किसी विलयन में 7 से अधिक है तो क्षार होगा, यदि की सांद्रता बढ़ती है तो और क्षारक की शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक, तो प्रबल अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल अभी हमने पढ़ा था कि अगर H+ आयन की संख्या अधिक है, H+ आयन अधिक दे रहा है तो प्रबल, अगर कम दे रहा है दुर्बल। दुर्बल क्षारक, उसी तरह दुर्बल क्षारक की परिभाषा भी दे रखी है। ठीक, तो आप लोगों को देख लीजिए, जो हम दिखा रहे हैं इसको तैयार कर डालिएगा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं, हमारा रक्त 7.35 से 7.45 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी हमारा जो रक्त है, खून है, ये 7.35 और 7.45 के बीच कार्य करता है। औसतन पीएच मान 7.4 होता है। अगर बात की जाए हमारे रक्त के पीएच मान तो कितना होता है, तो 7.4 हमारे रक्त का पीएच मान होता है। यदि रक्त का पीएच मान 7.45 से अधिक हो जाता है, इसी अवस्था में एल्केलोसिस कहते हैं। अगर 7.45 से अधिक हो रहा है पीएच मान तो क्या होता है, ये अवस्था क्या कहलाती है, एल्केलोसिस अवस्था कहलाती है। यदि रक्त का पीएच मान 7.35 से कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था को एसिडोसिस कहते हैं। 3.5 से अगर कम हो जाए तो एसिडोसिस, अगर ज़्यादा हो जाए तो एल्केलोसिस कहते हैं। यही आप लोग तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें दैनिक जीवन में पीएच का मान, तो रक्त और हमारा शरीर, तो रक्त और हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवन प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास रेंज में ही जीवित रह सकता है। वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 कम हो जाती है, यानी वह अम्लीय वर्षा है। ठीक, हमारा शरीर कैसा होता है, हमारा शरीर कितने काम करता है, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक, ऐसे कम तो जीवित रहना संभव नहीं। अम्लीय वर्षा की हानियाँ, अम्लीय वर्षा जल नदी में प्रवाहित होता है, नदी में जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों को उत्तर जीव कठिन हो जाता है। देख लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक, ध्यान से। मिट्टी में अम्लीयता, इसके बारे में पढ़ लीजिए ध्यान से।
तो रोक रोक के मिट्टी में पीएच परास की ठीक करने को उपाय और अम्लीय माध्यम भोजन को पचना, यानी पचने से क्या है, यानी पीएच का महत्व हमारे अमाशय में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सीएल भी है। जो हमारा अमाशय है उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। यह भी एक विशिष्ट पीएच पर उदर पेट के बिना हानि पहुँचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारा उदर पीएच परास लगभग 1.5 3.5 के बीच कार्य करता है। इनमें भी ये निम्न दोस्तियाँ होती हैं। ये दोस्तियाँ, एक अल्प अम्लता, एक अति अम्लता। कुछ व्यक्तियों को सीएल का स्राव बहुत कम होता है, जिसके भोजन नहीं पचता है, कम हो पचता है। ऐसी अवस्था को अल्पता या अल्प अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे नींबू सिरका लेना पड़ता है, जैसे व्यक्ति रस को उत्पन्न करने वाली औषधियाँ लेना पड़ता है। यानी अल्प अम्लता में क्या होता है, नींबू पर कम पचता है, ठीक है। और बहुत लोगों का भोजन खूब पच जाता है, तो उसे कहते हैं अति अल्पता। उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने के साथ व्यक्ति को उदर में दर्द व जलन का अनुभव करता है। इस दर्द या जलन के मुक्त होने से एंटीसिड लेना पड़ता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद बात करें, दंत क्षय में भी काम आता है। 5.5 रहता है, इसका मान 500 कम हो जाए तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों में एनेमल दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर को सबसे कठोर। इसका पीएच मान 5 कम हो जाता है तो धीरे धीरे संचारित होने लगता है। यानी अगर 5.5 से हमारे दांतों का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है तो धीरे धीरे संचारित होने लगते हैं। मुंह का पीएच कम होने के कारण, जो मुख है हमारा, मुख का पीएच मान कम होने का कारण है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दंतक्षय से बचाव, इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट रहने वाला। बात के क्लोर क्षार अपक्रिया, क्या है, क्लोर क्षार अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया रासायनिक समीकरण ये दे रखा है, रासायनिक समीकरण देख लीजिए, ठीक। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन इस तरह देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक। हाँ, बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देख लीजिएगा। इसका उपयोग धातुओं में ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग क्रोटोन फाइबर में बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग, तो क्लोरीन को देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितना लेकर आए हम सब इसको तैयार कर डालिएगा, पूरा आपकी किताब में भी होगा, ठीक। शॉर्ट नोट्स में हम हाईलाइट करके पूरा लेके आए। हाँ, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, तो हाइड्रोजन गैस के देखा होगा आप लोगों ने, कुछ हाइड्रोजन गैस के ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है, ठीक। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग खाद के रूप में अमोनिया बनाने में, NH3, ठीक। उसके बाद का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग उत्पादन कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया Cl2 से करा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला विरंजक चूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को जरूर तैयार कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग, सूती मिलेनियन के विरंजक कागज विरंजन यानी कागज फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा और लाउंड्री के साफ कपड़ों को विरंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं में से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद बात करें बेकिंग सोडा का उत्पादन, तो इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण यह है कि NaCl यानी साधारण नमक को H2O CO2 से NH3 से क्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है और NaOCO3 बनता है, ठीक। ध्यान देख लीजिएगा। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण हैं उत्पादन, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में देखा होगा आप लोगों को। खस्ता, समोसा सब ये बनाने में बेकिंग सोडा का ही प्रयोग करते हैं, रसगुल्ला बनाने में, ठीक। उसके बाद करें अगले पृष्ठ में, तो अगला लास्ट पृष्ठ हमारा दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब रहने वाले हैं। इनको तैयार कर लिए। बनाने की विधि, कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता को पकाने के लिए भी किया जाता है। यह एक दुर्बल क्षारक है। इसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में किया जाता है। एंटीसिड का संघटक भी है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक भी किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। यानी इसको जब फिर देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, जब इसको गर्म करते हैं या NaCl बेकिंग सोडा को, फिर ये Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और H2O CO3 का निर्माण करते हैं। बेकिंग पाउडर का निर्माण बेकिंग सोडा और टार्टिकम जैसा मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से जल और अम्ल को सोडियम लवण प्रदान करता है, जिसकी निम्न अभिक्रिया होती है। NaCO3H प्लस CO गिव्स आउट CO2 H2O अम्ल का सोडियम लवण। इस प्रकार की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ब्रेड या केक फुलाने स्पॉन्जी मुलायम बनाता है। यानी इसके उपयोग हम बेकिंग पाउडर के निर्माण, ठीक, यानी भी फुलाने केक को फुलाने में करते हैं, इस सब में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक।
तो इसमें देखिए हमको लगता है कुछ प्रश्न नहीं आए हैं, तो उन प्रश्न को देख लीजिए। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं जो आपको इस प्रश्न में नहीं मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, और हमको लगता सब हो गया, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं हुआ, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कर लीजिए, इसमें हमको छूट गया है इस प्रश्न में। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कर लिए, इसके उपयोग बनाने की विधि और उपयोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो जिस सेशन की शुरू मांग हो, जिस सेशन के आपको चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस सेशन का लाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। आपका बस एक ही बस है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, या कहीं इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिसके साथ आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, जो बच्चे सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो वो क्या करें, या वीडियो को थोड़ा जाके आके शेयर कर दें, जिससे अन्य स्टूडेंट के पास हमारा ये चैनल, छोटा सा चैनल, आप उनके पास पहुँच सके और भी उनकी भी हेल्प कर सके, वो हमारी मदद कर सके, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। हाँ, जिन बच्चों को जो सेशन की शुरू मांग हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लाने के लिए आपके लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।